नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जनरल स्टडी के वे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर किसी स्टेट की पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। यूटिलाइज करिए इस वीडियो को प्रैक्टिस करके और चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही दे पा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए और कोई की पॉइंट्स जो आपको लगता है, जो आपको नहीं मालूम है, रिवीजन करने की जरूरत है तो उसे रिवाइज जरूर करिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं आप चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, और हाँ बेल आइकन और प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स यानी एएफआई। एएफआई के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। इसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, द एएफआई इज पब्लिश्ड बाय द ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। इसे पब्लिश कौन करती है, इसके बारे में आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील आर द टॉप परफॉर्मर इन द इंडेक्स। इस इंडेक्स में ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया सबसे बेस्ट परफॉर्मर के रूप में उभर कर आ रही है। तो आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर आप वर्ल्ड ओवर देखें तो इस इंडेक्स के अंदर यानी कि आप बोल सकते हैं एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, इस इंडेक्स में यूरुग्वे और पोर्टुगल ये दो कंट्री ऐसी है जो इस इंडेक्स के अंदर टॉपर है, यानी कि सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मर करने वाली कंट्री है। फर्स्ट नंबर पे आप यूरुग्वे बोल सकते हो, सेकंड नंबर पे पोर्टुगल है। अगर हम अपनी कंट्री के स्कोर की बात करें तो हमारी कंट्री का स्कोर इसमें 0.352 है। ये 10 के स्केल से दिया जाता है और इसमें ये माना, जैसे मान लीजिए 10 यानी कि आप ये कह सकते हैं 3.5 कह सकते हैं। अगर 1 के हिसाब से इसे कंसीडर करें तो ये 0.3 ये हमारा स्कोर रहता है। और इस जैसे वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं, इस वर्ल्ड मैप में जिसका भी स्कोर 0.8 से लेकर के परफेक्ट 0.1 तक है उसके लिए ये कलर डिनोट किया गया है। उसी तरह इसे ए कैटेगरी के अंदर कंट्री को डिवाइड किया गया और इसी तरह बाकी कंट्री भी देख सकते हैं, उनकी क्लास के हिसाब से उनको एक कलर दिया गया। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हम आते हैं 0.2 से लेकर के 0.4 के ग्रुप के अंदर, यानी कि आप कह सकते हो हम लोग डी ग्रुप के अंदर हमारी कंट्री आती है। टॉपर यूरुग्वे और पोर्टुगल है। और इसे जो पब्लिश करने वाली जो कंट्री है या इंस्टीट्यूट आप बोल सकते हैं वो ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी है, जो कि वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल लेवल पे 10 ईयर ये क्या करती है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं वर्ल्ड ओवर हर एक कंट्री में, उसमें स्टूडेंट को किस तरह से फ्रीडम होती है अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने का, और कोई ऑफिशियल इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, इंटरफेरेंस नहीं होती। एक तरह से आप कह सकते हो किसी भी तरह का प्रोफेशनल डिसएडवांटेज नहीं होता, उस बेसिस पे ये रैंक को तैयार किया जाता है। ठीक है, बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए 35 ऐसी कंट्री है जो इसके अंदर जिसका डाटा पब्लिश नहीं किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और यूएसए भी कंट्री है जो कि इस रैंकिंग में कंसीडर नहीं की गई है। ठीक है, जो डाटा लैक ऑफ डाटा की वजह से आप बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसे शॉर्ट में आप NIIF बोल सकते हैं, इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। According to first statement, Indian government has 100% share in NIFF. NIIF की अगर बात करें नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर, तो हमारी कंट्री का शेयर यानी गवर्नमेंट का शेयर 100% है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड इज वन ऑफ द कंपोनेंट, यानी इस फंड को जो तैयार किया गया जिसके अंदर से एक तो ये स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, जो इसका एक मेजर कंपोनेंट की तरह से आप ट्रीट कर सकते हैं। तो दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, इन दोनों स्टेटमेंट से आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको चूज करना है। आपके पास जो ऑप्शन है कुछ इस तरह से, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो NIIF के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करें तो इसके रिगार्डिंग में जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में गलती है।
गलती ये है कि इसमें हमारी गवर्नमेंट का जो शेयर होता है वो 49% शेयर होता है, और आपको जो स्टेटमेंट दिया गया था उसमें बोला जा रहा था 100% गवर्नमेंट का शेयर होता है, जो कि गलत है। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। और सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इस फंड के अंदर 3 मेजर फंड को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स एंड स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड, इन 3 फंड को मिलाकर के ये फंड क्रिएट किया गया है, जिसका नाम NIIF बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये एक तरह से लॉन्ग टर्म फंड है, यानी कि मोर देन 1 ईयर यूज होने वाला फंड है, एक तरह से कैपिटल फंड आप बोल सकते हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आप बोल सकते हैं ऑप्शन बी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से। विद रेफरेंस टू हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में से हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है, जिसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। आपके पास ये 2 स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट, और उसी के अकॉर्डिंग आपका ये आंसर होने वाला है। और स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग, इन दिस सिस्टम पोर्ट लाइक व्हीकल प्रोपोल्ड थ्रू द नियर वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के थ्रू एक तरह से आप ट्रेवल करने वाला एक सिस्टम आप इसे बोल सकते हैं, जिसे पोर्ट की तरह एक्ट करता है एक तरह से। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, द लो एयर प्रेशर अलाउ द पोर्ट टू ट्रेवल सस्टेनेबली फ्री ऑफ एयर फ्रिक्शन। एयर में ये कह सकते हो एयर को वैक्यूम में क्रिएट कर देना, एयर को हटा करके एक वैक्यूम क्रिएट करके इसमें एक ट्रेवल की जाती है, जिसके अंदर बाद में ब्रेक वगैरह के लिए फ्रिक्शन यूज किया जाता है। ये एक तरह से कह सकते हो लो एयर प्रेशर सिस्टम को यूज करके एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके पास है, आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर आपको चूज करना है रिगार्डिंग हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें, ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, तो एक तरह से ये पोर्ट लाइक एक सिस्टम होता है, जैसे मेट्रो वगैरह होती है उसी टाइप का ही होता है, बट इसमें लो एयर प्रेशर को यूज किया जाता है। लो एयर प्रेशर को यूज करने से ये होता है कि जो एनर्जी इसके अंदर यूज होती है उसकी बहुत कम आवश्यकता हमें पड़ती है, यानी कि आप ये बोल सकते हो ये एनर्जी एफिशिएंट एक टेक्नोलॉजी है, एक जिसके अंदर जो स्पीड होती है ट्रेवल करने की बहुत ज्यादा होती है, यानी कि जो एक तरह से एयर साउंड की जो स्पीड होती है साउंड की स्पीड से भी ज्यादा होती है, यानी कि आप ये कह सकते हो एयरलाइंस वगैरह में जो स्पीड होती है वो स्पीड इस टाइप के सिस्टम में होता है हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर। इसमें बेसिकली जो यूज किया जाता है वो लो एयर प्रेशर को यूज किया जाता है, और उसके थ्रू एक पोर्ट लाइक सिस्टम, एक गाड़ी कह सकते हो, एक व्हीकल कह सकते हो, जिसमें ट्रेवल किया जाता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि भी दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको ये पता होना चाहिए ये जो कॉन्सेप्ट है इसे लेके आने वाले कौन है, तो इसे ब्रांड चाइल्ड ऑफ टेस्ला फाउंडर, जिसे एलोन मस्क का ये कॉन्सेप्ट है, जो इंटरनेशनल लेवल पर इस कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाता है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। विद रेफरेंस टू फर्स्ट कमेटी ऑन यूएन जनरल असेंबली कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे यूएन जनरल असेंबली के अंदर जो फर्स्ट कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और यहां आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, द फर्स्ट कमेटी ऑन यूएन जनरल असेंबली डील विद द डिसआर्मेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में डील करता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं यूएन के द्वारा जो एक जनरल असेंबली जो सेटअप की गई है डिसआर्मेंट को रिलेटेड, वो डिसआर्मेंट मतलब ये कह सकते हो जो औजार वगैरह होते हैं, जो वेपन वगैरह होते हैं, उसको मिनिमाइज करने के टारगेट से सेटअप की गई है, और ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इसे स्टार्ट किया गया है। अच्छा, अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें बोला जा रहा है इंडियाज रेजोल्यूशन ऑन मेजर टू प्रिवेंट टेररिस्ट फ्रॉम द एक्वाजिशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फेल्ड एज पार्टीज कुड नॉट रीच द कंसेंस, यानी कि आप ये बोल सकते हो हमारी कंट्री के द्वारा इसके अंदर एक रेजोल्यूशन लाया गया था कि भी जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं उनके पास जो वेपन वगैरह पहुंचते हैं उसके ऊपर रोक लगाने के लिए जो एक रेजोल्यूशन लाया गया था, ये बोला जा रहा है कि वो फेल हो गया, यानी कि जो मेंबर कंट्री है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए कि आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए।
अगर हम अपनी कंट्री की बात करें रिगार्डिंग द फर्स्ट कमेटी ऑन यूएन जनरल असेंबली, तो हमारी कंट्री इस मीटिंग के अंदर या इस जो एक तरह इंटरनेशनल लेवल पर सबमिट हुई थी, हमारी कंट्री एक रेजोल्यूशन लेके आए थे जिसका नाम है मेजर टू प्रिवेंट टेररिस्ट फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वेपन वगैरह यूज करके जो टेररिस्ट मास लोगों को, यानी कि लोगों की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में जो ब्लास्ट वगैरह करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, वेपन वगैरह पर रोक लगाने के लिए हमारी कंट्री एक रेजोल्यूशन लेके आई और इस रेजोल्यूशन को 75 कंट्री ने इसे सपोर्ट किया और इसे अडॉप्ट कर लिया गया। अडॉप्ट करने का मतलब ये हो गया कि भाई हमारी कंट्री को प्रॉपर सपोर्ट किया गया, यानी कि एक तरह से सक्सीड हो गया हमारी कंट्री इस रेजोल्यूशन को लाने में। तो जो सेकंड स्टेटमेंट आपको बोला जा रहा था कि फेल हो गए, ये बात गलत है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ये जो असेंबली कंडक्ट की गई है, ये जो मीटिंग कंडक्ट की गई है, ये इंटरनेशनल लेवल पर पीस लाने के लिए, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए डिसआर्मेंटेशन के लिए यूज की गई है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हमारी कंट्री का जो रेजोल्यूशन था वो पास हो गया है। विद रेफरेंस टू ई युवा स्कीम कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे ई युवा स्कीम के बारे में पूछा जा रहा है, जिसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें बोला जा रहा है इट एम्स टू प्रमोट कल्चर ऑफ अप्लाइड रिसर्च। रिसर्च सेक्टर में, यानी कि रिसर्च वगैरह का जो कल्चर, उसे हमारी कंट्री में प्रमोट करने के लिए ई युवा स्कीम को हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि जिसे पहले एचआरडी मिनिस्ट्री भी बोला जाता था, दोबारा से इसका नाम अब एजुकेशन मिनिस्ट्री हमारी कंट्री में रख दिया गया है, ठीक है। ये मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व है इसको, इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है, अब दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी की बात करें तो यहां दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो ई युवा स्कीम क्या है, अगर आप ये इस चीज को जानते हैं, क्वेश्चन को बहुत इजीली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात कर ले तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में जैसा आपसे बोला गया था कि हमारी कंट्री में रिसर्च का कल्चर डेवलप करने के लिए हमारी कंट्री में ई युवा सेंटर क्रिएट किया जा रहा है और उसके थ्रू हमारी कंट्री में रिसर्च वगैरह को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक तरह से मोटिवेशन दिया जा रहा है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए ई युवा है क्या, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ई युवा का मतलब यह है इंकरेजिंग यूथ फॉर अंडरटेकिंग द इनोवेटिव रिसर्च थ्रू द वाइब्रेंट एक्सेलरेशन, यानी कि ये कह सकते हो यूथ को जो कि फ्रेश ग्रेजुएट हो रहे हैं उसको एक तरह से इंकरेज करना, उसे एक तरह से फंड वगैरह प्रोवाइड करना ताकि वो रिसर्च कर सके, ताकि जो भी रिसर्च होने से हमारी कंट्री की जो प्रॉब्लम है उसे कई तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। यानी कि आप कह सकते हो इंडस्ट्री से रिलेटेड या फिर सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है हमारे सामने, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारी कंट्री में एक रिसर्च का कल्चर डेवलप करने के लिए इस स्कीम को हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया है, ठीक है, ताकि यूथ वगैरह को प्रमोट किया जा सके रिसर्च फील्ड के अंदर। बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला गया कि इसे एचआरडी मिनिस्ट्री या एजुकेशन मिनिस्ट्री से लॉन्च करने, इंप्लीमेंट करने का काम कर रही है, ये बात गलत है। इसे इंप्लीमेंट करने का काम जो कर रही है ई युवा सेंटर कर रही है। ई युवा सेंटर इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का काम कर रही है और इसके अंदर आप बोल सकते हो जो बिराक है, बिराक का मतलब यहां पे ये है कि बायोलॉजिकल इंस्पायर्ड रिसाइलेंट ऑटोनोमिक क्लाउड है, वो इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का या इंप्लीमेंट करने का काम कर रही है। यानी कि आप ये कह सकते हो ई युवा सेंटर के थ्रू इसे लॉन्च किया जा रहा है, ना कि एजुकेशन मिनिस्ट्री इसे लॉन्च करवा रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है आज के लिए कि आपको ये बताना है कि हमारी कंट्री में जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, पहले इस जो एचआरडी मिनिस्ट्री, इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री हुआ करता था, फिर बाद में इसे एचआरडी अब बनाया गया, अब दोबारा से ये बात की जा रही है कि इसे एजुकेशन मिनिस्ट्री दोबारा से बनाया जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि जो इसके फर्स्ट मिनिस्टर थे वो कौन थे। अभी रिसेंटली उनका बर्थडे था, उसके बर्थडे पे भी कुछ स्पेशल डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है उनके बर्थडे पे, ये भी आपको बताना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, स्कोर क्या रहा आपका वो भी बता सकते हैं। बाकी अगर आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ठीक है।